लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जारी है और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। भाजपा मुख्यालय में हो रही कोर ग्रुप की बैठक। भाजपा की हारी हुई सीट की सीटवार समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। रैलियों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा और सहयोगी दलों को कितनी सीट दी जाएगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो महत्वपूर्ण बैठक है। प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। पश्चिमी यूपी के बदले माहौल पर भी चर्चा होगी। यूपी सरकार के हर मंत्री को जिम्मेदारी तय करने पर बैठक में फैसला होगा। केंद्रीय नेतृत्व यूपी में कब से कैंप करेगा, इस पर भी चर्चा होगी। यानी कि बहुत बड़ी बैठक है ये और कई महत्वपूर्ण निर्णय इस मीटिंग में लिए जाने हैं, कोर ग्रुप की बैठक में लिए जाने। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ये बहुत बड़ी बैठक है और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण फैसले संगठन को लेकर हो सकते हैं? हालांकि तमाम ऐसी चीजें होंगी जो गोपनीय होंगी संगठन के लिहाज से, लेकिन फिर भी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक चल रही है और वो जो सामने आपको कक्ष दिख रहा है, मीटिंग हॉल जो है, वहीं पर यह बैठक चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर से सीधे लखनऊ पहुंचे, यहीं पर बैठक रखी गई है। देखिए, कोर ग्रुप जो है बीजेपी का, अगर हम कहें उत्तर प्रदेश के लिहाज से, कुल 7 सदस्य हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, महामंत्री संगठन सुनील बंसल हैं, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। ये इस कोर टीम का हिस्सा है, कोर ग्रुप का हिस्सा है। वो सभी लोग वो जो मीटिंग हॉल है वहीं पर मौजूद हैं और बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है वो पहुंचे और धर्मेंद्र प्रधान वो एक गाड़ी से ही यहाँ पहुंचे। तमाम सारे लोग मौजूद हैं और ये बैठक चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपने कहा कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब चुनाव के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। पार्टी को अपनी आगामी जो रणनीति है, किस तरीके से, एक तो सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं, चाहे अपना दल की बात कर ले, निषाद पार्टी की बात कर ले, वो लगातार कह रहे हैं कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो अपना दावा कर रहे हैं। आज संजय निषाद ने गोरखपुर में मुलाकात भी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, तो उनको कितनी सीटें देनी है, किस तरीके से, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं वहाँ पर उनको दिया जाए, किसको कितनी सीट दी जाए। दूसरा, 2017 में लगभग 80 ऐसी सीटें थी जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उसको लेकर बीजेपी ने एक अलग रणनीति बनाई है। उसका क्या फीडबैक है, उस पर भी जो, अगर हम कहें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो बातचीत कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर उन सीटों के लिए क्या रणनीति रहेगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर किस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगने हैं, किस तरीके से, अगर हम कहें, केंद्रीय गृह मंत्री के जो कार्यक्रम लगने हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके कब कब कार्यक्रम लगेंगे उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ कौन चुनावी जनसभाएं करेगा, ये सारे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये चर्चा चल रही है। लगभग 1 घंटा इस बैठक को हो चुका और अभी माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर ये बैठक और चलेगी। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष को कानपुर जाना है और वहां पर भी वो बूथ अध्यक्षों का जो सम्मेलन उसको संबोधित करेंगे। इसके अलावा 8 जो कार्यालय हैं प्रदेश में पार्टी के, उनका भी उद्घाटन करेंगे। कानपुर के कार्यालय का तो करेंगे, साथ ही साथ 7 शहरों के जो कार्यालय हैं उनका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तो लगातार देखिए, बीजेपी अब 2022 के चुनाव को लेकर पूरी उसने अपनी ताकत झोंकी हुई है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तमाम सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, तमाम सारी सौगातें दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश पर नज़र बनाए हुए, एक तरीके से कहें तो कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है। इसीलिए ये कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। आप देखिए, पार्टी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त रात के 10 से ज़्यादा बज रहे हैं, लेकिन फिर भी तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनल हो सकती हैं, यानी फाइनलाइज करने के लिए ही ये बैठक चल रही है। और इसमें जो किस तरीके से सहयोगी दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से एकलव्य समाज पार्टी जिसने अभी हाल ही में किया है, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अनुभव कि जब सहयोगी जो दल हैं वो भी मौजूद हैं, इसका मतलब क्या इन चीजों पर भी आज फैसला ये बन सकता है कि किस सहयोगी दल को कितनी सीटें दी जाएंगी और जो टिकटार्थी हैं फिर उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा आज? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि माना ये जा रहा है लगातार बीजेपी अपने इंटरनल सोर्सेज से, तमाम सारी चीज़ों से जो फीडबैक ले रही है विधायकों के कामकाज का, उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि 125 के आसपास ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट इस बार कटेंगे।
उस पर भी लगातार मंथन चल रहा है, लगातार बातचीत चल रही है। हो सकता है कि फीडबैक उस पर भी लिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर जो एमएलसी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए अरविंद शर्मा, वो भी आए थे बैठक से थोड़ी देर पहले, उनके हाथ में कुछ कागज भी थे। तो जाहिर सी बात है वो लगातार पूर्वांचल के ज़िलों का दौरा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, फिर पश्चिम में भी वो जाते हैं, वहाँ पर भी फीडबैक लेते हैं। 45 से ज़्यादा ज़िलों का अब तक वो फीडबैक ले चुके हैं। तो लगातार इस बैठक का एक तो महत्वपूर्ण जो बात आपने कही कि जो सहयोगी दल हैं किसको कितनी सीटें देनी हैं, और साथ ही साथ दूसरे दलों के कौन से लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में आने को तैयार हैं, उनको कब लाना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे जो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कैसे उन दलों के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, कौन किस क्षेत्र में प्रभावी है, किसको लाने से पार्टी को कहाँ फायदा होगा, इन सारी चीज़ों पर बात हो रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लेने का, उससे वेस्टर्न यूपी में क्या फर्क पड़ेगा, लखीमपुर पीलीभीत जो तराई के इलाके हैं वहां पर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पर मंथन जो है वो इस बैठक में हो रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया अनुभव। इस बैठक पर नजरें बनाए रखिएगा, फिर से आपके पास आएंगे, अपडेट्स लेंगे। तो पूरी तरीके से जो चुनावी मोड में है उस सभी दल आ चुके हैं, सियासी शंखनाद हो चुका है, और ये मीटिंग बताती है कि कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है। 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं, दावे कर रही हैं, और इसी कड़ी में गोरखपुर में भाजपा के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। इसमें 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए, लेकिन इस दौरान सीएम योगी ने मंच पर विपक्ष पर हमला तो बोला, लेकिन खासतौर पर अखिलेश यादव पर सियासी वार उन्होंने किए। सीएम योगी ने कहा कि 2022 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। इस चुनाव में एक तरफ राष्ट्रवादी होंगे तो दूसरी तरफ भिन्नवादी होंगे। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया, इसीलिए दुनिया मानती है कि मोदी है तो मुमकिन। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सख्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया। जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया, और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो। मुरादाबाद से सभा सांसद डॉक्टर एस टी हसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े देखे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसे समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं है। एस टी हसन का कहना है कि हिंदुस्तान का संविधान ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी के पर्सनल लॉ को खत्म करें। एस टी हसन ने यह भी कहा कि किसी भी कानून में बदलाव हो सकता है, लेकिन पर्सनल लॉ खत्म नहीं किए जा सकते, और अगर ऐसा होता है तो ये कानून के खिलाफ है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया जाए। या तो आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दो, प्रजातंत्र ख़त्म कर दो, जो जी चाहे कर लो। हिंदुस्तान के कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हर मज़हब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उनके कानून चलें। वक्तन फ़वक्तन उसमें तरमीमें हुई हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन पर्सनल लॉज किसी भी मज़हब के खारिज नहीं किए जा सकते। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं गोरखपुर दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी का वनटांगिया रजई खाले गांव में वनटांगिया से मिलने का। यहां पर उन्होंने गांव के लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई, और इसके बाद तमाम नेताओं ने बलराम राजभर के घर पर जलपान और खीर का स्वाद चखा। इस दौरान यूपी चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे।
लखनऊ में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत का आयोजन हुआ, लेकिन यहां पर किसानों की मांगों से अलग कई और मुद्दों की भी गूंज सुनाई पड़ी। मंच से तमाम किसान नेताओं के साथ कुछ सियासी नेताओं ने भी भाषण दिया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल थे, जिन्होंने साफ कर दिया कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा और 29 नवंबर को 1000 किसान राजधानी दिल्ली से संसद की तरफ कूच करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि युद्ध विराम की घोषणा हमने नहीं, सरकार ने की है। आगे राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी कार्ड दे। साथ ही हमारा मुद्दा बिजली संशोधन, प्रदूषण बिल, दूध पॉलिसी के अलावा लोगों की नौकरी का। तो वही चाहते हैं कि जिस कमेटी के आप अध्यक्ष रहे, उस कमेटी बनी हुई है, अब दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब आप स्पष्ट जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। राकेश टिकैत। प्रधानमंत्री ने भले ही ये ऐलान कर दिया हो कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और आगामी जो संसद का सत्र होगा उसमें भी इसे लेकर कानून लाया जाएगा, इन कानूनों को वापस लेने की जो प्रक्रिया वो की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आज राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की जो महापंचायत थी, वहां से किसान नेता राकेश टिकैत और बाकी किसान संगठनों के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा कि इतने भर से बात नहीं बनेगी। उनका साफ कहना है कि सिर्फ 3 कृषि कानून वापस लेने तक उनकी ये जो आंदोलन चल रहा है वो नहीं, बल्कि आंदोलन इसके अलावा और तमाम मांगों के लिए, फिर चाहे बात हो एमएसपी की गारंटी देने की या फिर बात की जाए एमएसपी के अलावा अगर तो वो पर्यावरण का भी अब मुद्दा इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही तमाम और चाहे दूध को लेकर पॉलिसी हो या तमाम और मुद्दे हैं किसानों के जो आज की इस महापंचायत में उठाए गए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की न सिर्फ बर्खास्तगी बल्कि उसकी गिरफ्तारी की मांग को भी यहाँ पर आज उठाया है किसान नेताओं ने, और ये भी कहा कि जल्द ही एक कार्यक्रम में जहाँ पर चीनी मिल का उद्घाटन होना है वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र को बुलाया जा रहा है बतौर मुख्य अतिथि। अगर ऐसा होता है तो किसान उसको लेकर भी अपना विरोध जताएंगे। बहराइच में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि सपा कहर है और जब सपा आती है तो अपराधियों के रूप में कहर ढाती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा नहीं होने देगी। मतलब सपा तो एक कहर है, अगर सपा आवे तो अपराधी के रूप में कहर ढाने वाला काम करते हैं। इतिहास उनका है, वर्तमान उनका है, भविष्य में ऐसा होने नहीं देगी यूपी जनता। लखनऊ में शिवपाल यादव ने जन्मदिन के मौके पर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। सैफई से लौटकर सीधे मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे शिवपाल यादव, नेताजी के जन्मदिन पर जाकर उनसे मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान क्या किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सीए एनआरसी पर सियासत करने का मौका मिल गया। अब वो हर मंच से सरकार से इन कानूनों को भी वापस लेने की मांग करने लगे। ओवैसी ने सरकार को मानो चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार सीए और एनआरसी कानून को वापस नहीं लेगी तो फिर आंदोलन होगा। ओवैसी ने बाराबंकी दौरे पर तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे और जरूरत पड़ी तो मैं यहां आकर आंदोलन में बैठूंगा। किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया। हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है कि सीएए का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए, हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर, हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। वहीं बाराबंकी को शाहीन बाग बना देने के ओवैसी के बयान पर सियासत गर्मा गई। भाजपा तो पहले से ही हमलावर है, कांग्रेस ने भी ओवैसी को लेकर बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि ओवैसी अपना हैदराबाद देखें, वैसे भी ओवैसी भाजपा के हाथ का खिलौना है। वहीं ओवैसी के बयान पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फिर कहा कि ओवैसी भाजपा का चाचा है और अगर ओवैसी भाजपा को बोल देंगे तो भाजपा मान लेगी।
और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस नेता राशिद दलवी और राकेश टिकैत ने क्या ओवैसी को कहा है। असदुद्दीन ओवैसी जहां के रहने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर तो वो 6 सीटें लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेंगे। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना है। जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी ऐसा वो करेंगे। वही काम उन्होंने बिहार में किया है, वही काम उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ओवैसी साहब को चाहिए कि तेलंगाना के अंदर कंसंट्रेट करें। अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, लोग उनको समझ चुके हैं। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि बीच में ना हो यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है उनका, दोनों का लिंक डालेंगे, उनकी घर की बात है ये। वह ओवैसी के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी ऐसा करने की भूल कतई न करें, क्योंकि यहाँ पर योगी राज है। बड़े दुख की बात है जिस प्रकार से ओवैसी किसान बिल वापस के तर्ज पर सीओ एनआरसी वापसी के लिए जो उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो शाहीन बाग बना देंगे उत्तर प्रदेश को। भाई ओवैसी जी, भड़काऊ भाईजान, ये उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ योगी राज करते हैं, भोगी नहीं। गलतफहमी मत पालना, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है और तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी। लखनऊ के चर्चित ओला ड्राइवर थप्पड़ कांड के शहादत अली ने सियासत में एंट्री मार दी। शहादत अली ने प्रसपा यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और वो अब राजनीति करेंगे। उनका कहना है कि वो उन महिलाओं के खिलाफ खड़े होंगे जो पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उनके सियासत में एंट्री की और दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब उन्हें युवती ने थप्पड़ मारा था। हालांकि फजीहत युवती की बहुत ज्यादा हुई थी। पूरे देश ने शहादत अली को सपोर्ट किया था, लेकिन अब वो कैब चलाने के बजाय राजनीति की एक नई धारा चलाने की तैयारी कर रहे हैं। सहारनपुर में अब नाम बदलने का काम शुरू हो गया है। सहारनपुर में पुल खुमरान का नाम रामेश्वर सेतु और चौक नवाबगंज का नाम बागेश्वर चौक होगा। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा नखासा बाजार का नाम भी बदला जाएगा। इस बाजार का नया नाम क्या होगा, इस पर फैसला अभी नहीं हुआ है। ये फैसला मेयर संजीव वालिया की अध्यक्षता में नगर निगम में हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। मेयर संजीव वालिया ने नखासा बाजार का नाम बदलने का प्रस्ताव रख दिया है। कल नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से खुमरान पुल का नाम बदलकर रामेश्वर सेतु रखा गया है। वहीं रामेश्वर मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। इसी प्रकार नवाबगंज चौक का नाम बदलकर बागेश्वर महादेव चौक किया गया है। वहीं एक पौराणिक बागेश्वर महादेव मंदिर है, बड़ी मान्यता है उसकी हमारे क्षेत्र में। और इसी प्रकार एक नखासा बाजार है, एक पुराना नाम चला आ रहा है, उसे भी बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।